वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। इसको बहुत सारे नाम से जानते हैं, प्रोजेक्शंस ऑफ अ वेक्टर, रिजॉल्विंग अ वेक्टर। सो लेट्स स्टार्ट विद कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। सो टू स्टार्ट विथ कंपोनेंट्स, पहले एक छोटा सा टॉपिक देखते हैं, यूनिट वेक्टर। लेट्स अंडरस्टैंड क्या होता है यूनिट वेक्टर। हम सब लोग डेफिनेशन में तो पहले लेक्चर में ही जानते हैं कि यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1। तो बेसिकली यूनिट वेक्टर एक वेक्टर ही होता है, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, राइट? अमाउंट इज 1, बाकी इट इज अ वेक्टर ओनली। इट सैटिस्फाइज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ वेक्टर। सो यूनिट वेक्टर का यूज क्या होता है, कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है, इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है, लेट्स सी। मान लीजिए मेरे पास कोई वेक्टर है ए, राइट? कोई वेक्टर ए है। अब मैं आपसे बोलता हूं कि मुझे एक ऐसा वेक्टर बताइए, यानी फाइंड अ वेक्टर, बेसिकली फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए। मान लीजिए मैंने आपसे ये बोला कि मुझे एक यूनिट वेक्टर बताइए इन द डायरेक्शन ऑफ ए। व्हाट डज दैट मीन? मतलब जो भी वेक्टर ए का डायरेक्शन है, कोई भी डायरेक्शन हो सकता है ये, तो जो वेक्टर ए का डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर चाहिए। सो यूनिट वेक्टर वो है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, यानी इस डायरेक्शन में मुझे एक ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड इज 1। कैसे हम इसको पता करेंगे, कैसे फाइंड करते हैं? देखिए, मान लेते हैं ये एक वेक्टर है ए और इसका मैग्नीट्यूड इज मॉड ए। मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ। तो बेसिकली मुझे एक ऐसा वेक्टर चाहिए इस डायरेक्शन में जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। यानी अगर ये लेंथ मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है वेक्टर ए की, तो मुझे इस डायरेक्शन में ऐसा वेक्टर चाहिए जिसकी लेंथ विल बी 1 सेंटीमीटर। अगर ये 10 सेंटीमीटर तो 1 सेंटीमीटर। तो ऐसा एक वेक्टर ढूंढना है जिसका अमाउंट 1 होगा, लेकिन जिसका डायरेक्शन वेक्टर ए के डायरेक्शन में होगा। तो कैसे ढूंढा जाए? बहुत सिंपल, यूनिटरी मेथड। देखिए भाई, ये जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर मालूम है जिसका मैग्नीट्यूड इज मॉड ए। भाई इस डायरेक्शन में मुझे ए वेक्टर दे रखा है, उसका मैग्नीट्यूड पता है। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड इज मॉड ए, वो वेक्टर उस डायरेक्शन में कौन सा है? ए। सो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड विल बी 1, वो कौन सा होगा? वेक्टर ए अपॉन मॉड ए। सो एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड इज मॉड ए, दैट वेक्टर इज ए। तो ऐसा वेक्टर इस डायरेक्शन में जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, इट विल बी वेक्टर ए बाय मॉड ए। तो ये वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड विल बी 1 और जिसका डायरेक्शन कहां होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा बाय ए कैप। यूनिट वेक्टर के लिए एरो नहीं दिखाते हैं, कैप लगाते हैं। तो ये ए कैप को बोला कैसे जाएगा? इसको बोलेंगे यूनिट वेक्टर ऑफ ए। यानी अगर मैं इसको नाम दूंगा तो हम बोलेंगे दिस इज ए कैप, का मतलब हुआ यूनिट वेक्टर ऑफ ए। तो यूनिट वेक्टर ऑफ ए मतलब यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए। यूनिट वेक्टर ऑफ बी मतलब यूनिट वेक्टर इन द
डायरेक्शन ऑफ बी। तो ऐसे वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। तो ये है फॉर्मूला यूनिट वेक्टर को फाइंड करने का, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये याद रखेंगे। यूनिट वेक्टर इज वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। ऐसे हम लोग यूनिट वेक्टर ढूंढ सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में। हां, उस डायरेक्शन में एक वेक्टर मालूम होना चाहिए, तब हम उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। अब देखते हैं कि एप्लीकेशन क्या है। भाई यूनिट वेक्टर मान लीजिए हम निकाल रहे हैं, आखिर निकाल के करेंगे क्या? तो यूनिट वेक्टर का फायदा होता है कि हम कोई भी वेक्टर की वैल्यू ढूंढ सकते हैं। अगर मुझे यूनिट वेक्टर पता हो, आई कैन फाइंड अ वेक्टर। देखिए एग्जांपल, मान लीजिए किसी डायरेक्शन में कोई एक रैंडम डायरेक्शन है और इस डायरेक्शन में मुझे यूनिट वेक्टर दे रखा है। मतलब ये कोई भी एक डायरेक्शन है और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मुझे मालूम है एक्स कैप। तो एक्स कैप क्या है? इट्स अ यूनिट वेक्टर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। मैं आपसे बोलता हूं कि मुझे फाइंड करके बताइए, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 यूनिट्स and in the direction of x cap। मतलब मुझे किसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर दे रखा है और मैं आपसे बोलता हूं कि मुझे इसी डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर बताओ जिसका मैग्नीट्यूड इज 10 यूनिट्स। सो अगेन यूनिटरी मेथड, इस डायरेक्शन में मुझे एक वेक्टर ढूंढना है जिसकी वैल्यू, जिसका मैग्नीट्यूड इज 10। तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर देखिए मालूम है, यानी मुझे इस डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर मालूम है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और वो वेक्टर कौन सा है? एक्स कैप। तो ऐसा वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड विल बी 10, उसकी वैल्यू क्या होगी? 10 एक्स कैप। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ वेक्टर। ये 10 एक्स कैप क्या मिला है? ये मान लीजिए जो वेक्टर मुझे ढूंढना था ना, वो ए वेक्टर था। तो 10 एक्स कैप किसकी वैल्यू मिली है? एक वेक्टर की वैल्यू मिली है। तो एक वेक्टर को 10 एक्स कैप ऐसे लिख सकते हैं। तो यूनिट वेक्टर ढूंढने का फायदा या यूनिट वेक्टर पता होने का बेनिफिट क्या होता है? दैट अगर मुझे यूनिट वेक्टर मालूम है तो उस डायरेक्शन में मैं कोई भी वेक्टर ढूंढ सकता हूं। कैसे? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है वो वेक्टर एक्स कैप है, तो जिसका 10 होगा वो 10 एक्स कैप हो जाएगा। तो ये बात आपको यहां से भी दिखेगी। यूनिट वेक्टर को जब हम डिफाइन करते थे तो कैसे डिफाइन करते थे? वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। अब आप ध्यान से देखिए, इस फॉर्मूले से वेक्टर ए को निकाल सकते हैं। तो वेक्टर ए को क्या लिख सकते हैं? मॉड ए इंटू ए कैप। यानी ये मुझे फॉर्मूला किसी वेक्टर की वैल्यू देता है। तो अगर मुझे कोई वेक्टर ढूंढना हो तो मैं कैसे निकालूं? उसका मैग्नीट्यूड, अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय उसके डायरेक्शन में जो भी यूनिट वेक्टर होगा। तो यह है तरीका वेक्टर की वैल्यू ढूंढने का, और मैंने यहां पे वही काम किया है। देखिए, कोई भी वेक्टर फाइंड करना हो, उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो अगर अमाउंट को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, वो वैल्यू वेक्टर की होती है। तो अभी तक क्या था? अभी तक, इससे पहले तक जब हम लोग वेक्टर पढ़ते थे तो इससे पिछले लेक्चर्स में वेक्टर को लिखना नहीं जानते थे। यानी अगर मुझे कभी कोई वेक्टर की वैल्यू बतानी होती थी तो मैं अमाउंट अलग बताता था, डायरेक्शन अलग बताता था। वी हैड नो मेथड हाउ टू राइट अ वेक्टर। अब हम ये सीख रहे हैं एक वेक्टर को कैसे लिखा जाता है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर।
इस तरह से किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जब मैं इस तरह से लिखता हूं, जैसे मैंने किसी वेक्टर को लिखा 10x कैप, तो देखिए ये मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर। तो जब मैंने ऐसे लिखा तो आप समझिएगा मॉड a इंटू ए कैप, तो मॉड a क्या रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड। अब एक वेक्टर में दो ही तो प्रॉपर्टीज होती हैं, अमाउंट और डायरेक्शन। तो मॉड a किसको रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड को। तो a कैप किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? ऑब्वियस है, डायरेक्शन को। तो यूनिट वेक्टर इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यूनिट वेक्टर का काम होता है डायरेक्शन को बताना। तो जब मुझे यूनिट वेक्टर मिल जाता है या पता होता है तो इनडायरेक्टली मुझे उस वेक्टर का डायरेक्शन पता है। तो जैसे अगर मैंने किसी वेक्टर को लिखा 10x कैप, तो 10x कैप को कंपेयर करिए मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर x कैप ये डायरेक्शन बता रहा है कि वेक्टर a का डायरेक्शन किसके डायरेक्शन में है? जो x कैप का डायरेक्शन है। और 10 जो नंबर लिखा है वो क्या बता रहा है? मैग्नीट्यूड। तो यूनिट वेक्टर का काम सिर्फ डायरेक्शन बताना होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो आप खुद सोचिए ये यूनिट वेक्टर, इसकी वैल्यू 1 है, तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए कैप का काम डायरेक्शन बताना होता है। तो अगर मैं यहां से ए कैप हटा दूं तो डायरेक्शन हटा दिया, तो इट इज नो मोर अ वेक्टर नाउ। तो वेक्टर इज कैलकुलेटेड बाय मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर उस डायरेक्शन में जो वेक्टर का डायरेक्शन है, ऐसे एक वेक्टर की वैल्यू लिखी जाती है। सो इसका एप्लीकेशन अब दिखाते हैं जब हम बात कंपोनेंट्स की करते हैं। तो अब अगर मैं आपको बोलूं कि भाई मान लीजिए मेरे पास एक वेक्टर है ए, तो अब हम वो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसको हम बोल रहे हैं कंपोनेंट, क्योंकि ये सीखने के लिए यूनिट वेक्टर का मालूम होना जरूरी था। तो मान लीजिए अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स की। कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। कंपोनेंट वर्ड का मतलब एक इंग्लिश का टर्म है। अगर मैं इसको वेक्टर से रिलेट नहीं करूं तो मतलब तब भी नहीं बदलेगा। कंपोनेंट वर्ड का मतलब पार्ट होता है। जैसे आपको बोलूं कि एक मशीन के 15 कंपोनेंट है, तो मतलब क्या है? एक मशीन के 15 पार्ट्स हैं। तो कंपोनेंट वर्ड इट मींस पार्ट्स। तो जब मैं बोलता हूं कि एक वेक्टर के कंपोनेंट्स, मतलब एक वेक्टर के पार्ट्स। तो किसी वेक्टर को कंपोनेंट्स में ब्रेक करना या किसी वेक्टर के कंपोनेंट्स निकालने का मतलब होता है उस वेक्टर के पार्ट्स फाइंड करना। तो कंपोनेंट एक्चुअली क्या है? कंपोनेंट वो हैं जिनसे मिलकर मशीन बनी है। यानी अगर मशीन 15 पार्ट से बनी है तो वो 15 पार्ट्स उसके 15 कंपोनेंट्स हैं। तो कंपोनेंट्स बेसिकली क्या हुए? जिससे मिलकर मशीन बनी। तो उसी तरह एक वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या हुए? जिनसे मिलकर वेक्टर बना। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए एक वेक्टर है, वेक्टर ए, जिसको मैं लिखता हूं वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। अब आप सोचिए कि बी और सी को अगर मैं ऐड करूंगा तो मुझे वेक्टर ए मिलता है। इसका मतलब लॉजिकली स्पीकिंग ये बी और सी वेक्टर ए के दो पार्ट्स हैं कि नहीं है? क्योंकि जब पार्ट्स को जोड़ते हैं तो वेक्टर ए मिलता है। इसका मतलब वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर टू पार्ट्स ऑफ अ वेक्टर। तो बेसिकली वेक्टर बी एंड वेक्टर सी क्या हुए? कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। तो जब मैं वेक्टर ए इक्वल्स टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बोल रहा हूं तो मुझे समझना है कि बी और सी वेक्टर ए के कंपोनेंट्स हुए। अब एक वेक्टर के कितने कंपोनेंट्स हो सकते हैं? कितने पार्ट्स हो सकते हैं? तो मान लीजिए कोई वेक्टर ऐसा भी हो सकता है, एंड सो ऑन।
यानी वेक्टर ए इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। तो एक वेक्टर के कितने पार्ट्स हो सकते हैं? इनफाइनाइट। यानी एक वेक्टर के कंपोनेंट्स कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट कंपोनेंट्स हो सकते हैं। तो एक वेक्टर के कंपोनेंट्स फाइंड करने का मतलब होता है ब्रेकिंग अ वेक्टर इनटू इट्स पार्ट्स। तो अगर मैं एक वेक्टर के दो कंपोनेंट्स ढूंढता हूं तो बेसिकली इसका मतलब है एक वेक्टर को दो पार्ट्स में ब्रेक करना। इसी को नाम दिया जाता है रिजॉल्विंग अ वेक्टर। तो रिजॉल्विंग अ वेक्टर, प्रोजेक्शन निकालना, कंपोनेंट निकालना, इन सब का मतलब होता है एक वेक्टर को उसके पार्ट्स में तोड़ना। ऑब्वियसली जो पार्ट्स होंगे, जो कंपोनेंट्स होंगे, वो भी वेक्टर ही होंगे। और ऐसे कितने वेक्टर में तोड़ सकते हैं? इनफाइनाइट। तो एक वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, बस ये समझ में आना चाहिए। जैसे हम लोग, हमारी बॉडी बहुत सारे कंपोनेंट से बनी है। हाथ हैं, पैर हैं, राइट, सर है, आईज हैं, नोज है, ये सारे पार्ट्स हैं हमारी बॉडी के। तो ये पार्ट्स क्या हैं? दीज आर कंपोनेंट्स, हमारी बॉडी के पार्ट्स। तो आप अगर इमेजिन करिए, मैं आपसे बोलूं कि एक बॉडी को, ह्यूमन बॉडी को कितने पार्ट्स में तोड़ सकते हैं? तो इनफाइनाइट पार्ट्स में तोड़ सकते हैं, राइट। तो वो इनफाइनाइट जो पार्ट्स हैं वो क्या हुए? इनफाइनाइट कंपोनेंट्स हुए। नाउ हम जो अब कंपोनेंट निकालने जा रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए मेरे पास एक वेक्टर है, तो मैं ये दो एक्सिस ले रहा हूं, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और मेरे पास एक वेक्टर है, कोई ए वेक्टर मान ले रहे हैं। मान लीजिए ये एक वेक्टर है ए। नाउ मैं यहां पे कुछ काम करने जा रहा हूं, उससे आप समझ जाएंगे मैं क्या बात कर रहा हूं। तो मान लीजिए मैंने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, मतलब इस वेक्टर के हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एक्स एक्सिस पे। तो अगर मैं आपसे बोलूं, और मान लीजिए ये जो वेक्टर ए है ये थीटा एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस से थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। अब मैं आपसे पूछता हूं, राइट, अब मैं आपसे पूछता हूं, मुझे ये लेंथ चाहिए। ये लेंथ कितनी होगी? निकाल सकते हैं कैसे? सिंपल ट्रिग्नोमेट्री। सी, राइट एंगल ट्राइंगल, ये एंगल 90 है, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैं कॉस थीटा यूज करूं तो कॉस थीटा मुझे देगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस तो ये लेंथ हो गई, हाइपोटेन्यूज क्या हुआ? इसका लेंथ, यानी वेक्टर ए का लेंथ, और वेक्टर ए का लेंथ क्या होगा? उसका मैग्नीट्यूड। तो क्या लिखेंगे? मॉड ए। तो बेस की लेंथ कितनी आएगी? मॉड ए इंटू कॉस थीटा, यानी ये लेंथ मुझे मिल गई मॉड ए कॉस थीटा। सिमिलरली मैं आपसे ये लेंथ पूछ सकता हूं कि मुझे ये लेंथ बताइए, तो ये भी निकाल सकते हैं। कैसे? ट्रिग्नोमेट्री। अब मुझे यूज करना होगा साइन थीटा। तो अगर मैं साइन थीटा यूज करूं इन दैट राइट एंगल ट्राइंगल, तो साइन थीटा क्या हुआ? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज वेक्टर ए का लेंथ हुआ, जिसको मॉड ए लिखेंगे। लेंथ इज मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो परपेंडिकुलर लेंथ कितना आएगा? मॉड ए इंटू साइन थीटा। तो मुझे ये दोनों लेंथ मिल गई। देखिए ये लेंथ कितनी हुई? मॉड ए साइन थीटा।
अब ये काम तो बहुत आसान था, राइट? इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है लेंथ निकालना। ये काम तो हम लोग जब से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तब से ये काम करते आए हैं कि एक ट्रायंगल में एक एंगल दिया, एक साइड निकालनी है। मान लीजिए अब यहां पे आता है एप्लीकेशन, जो हमने पढ़ा उसको अप्लाई कैसे करना है। मान लीजिए मैं यहां पे एरो बना दूं, ये जो लेंथ है इसमें एरो बना देता हूं, तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है वेक्टर। यहां पे एक एरो बना दूं तो ये जो लेंथ है ये बन जाता है वेक्टर। और मैं आपसे बोलूं कि मुझे वेक्टर की वैल्यू बताइए, ये वाला जो वेक्टर है एक्स एक्सिस में इसकी वैल्यू, और ये जो वाई एक्सिस में वेक्टर है इसकी वैल्यू चाहिए। तो ये देखिए कैसे निकाला जाता है। हमने अभी यूनिट वेक्टर सीखा है, राइट? तो यूनिट वेक्टर के लिए ध्यान से सुनिएगा, राइट? मान लीजिए ये 3 एक्सिस हैं। देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये एक जेड एक्सिस है। जेड एक्सिस हम लोग क्योंकि 3 डायमेंशनल बात कर रहे हैं और एक 2 डायमेंशनल प्लेन पे, तो हम लोग जेड एक्सिस दिखा नहीं पाएंगे, बट जेड एक्सिस ये है जो बाहर की तरफ आ रही है, यानी एक परपेंडिकुलर लाइन इमेजिन करिए विच इज आउटसाइड, दैट इज जेड एक्सिस। अब यूनिट वेक्टर्स अज्यूम किए गए हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, अज्यूम किए हैं। मतलब कोई पूछ लेना प्रूफ तो उसको बहुत जोर से डांट दीजिएगा कि इसका कोई प्रूफ नहीं है, माने गए हैं। तो यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर आई कैप माना गया है। पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर जे कैप अज्यूम किया है, और z एक्सिस के अलोंग, पॉजिटिव z एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर k कैप माना गया है। तो हमने 3 यूनिट वेक्टर्स अज्यूम किए हैं। कौन से डायरेक्शंस में? अलोंग पॉजिटिव x, अलोंग पॉजिटिव y एंड अलोंग पॉजिटिव z। एंड कौन से हैं वो? i कैप, j कैप, k कैप। ये 3 यूनिट वेक्टर्स मैंने इसलिए माने क्योंकि ये 3 एक्सिस के उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग बात करते हैं, इसीलिए 3 डायरेक्शंस, ये 3 डायमेंशनल व्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, ये 3 डायरेक्शन। तो हम लोग इन 3 के बारे में ही बात ज्यादा करते हैं, इसलिए इन 3 डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर्स अज्यूम किए हैं। अब ध्यान से देखिएगा, अभी मैंने आपको सिखाया था वेक्टर की वैल्यू कैसे निकालते हैं। भाई कोई भी वेक्टर कैसे आता है? याद करिए, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर। अब इस वेक्टर को देखिए, तो ये जो वेक्टर है इसकी लेंथ मुझे पता है, मैं आपसे बोल रहा था इस वेक्टर की वैल्यू बताइए। तो ये वेक्टर कौन से डायरेक्शन में है? एक्स एक्सिस में। वेक्टर की वैल्यू कैसे मिलेगी? मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड तो लेंथ होती है, तो मुझे इस वेक्टर की लेंथ पता है, ये मैग्नीट्यूड हो गया। किस डायरेक्शन में है? एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर मालूम है, तो अगर मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो वैल्यू किसकी आ गई? वेक्टर की आ गई। सिमिलरली इसको देखिए, ये भी एक वेक्टर माना मैंने, इसका लेंथ पता है, मतलब मैग्नीट्यूड मालूम है, तो मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर। अब ये किस डायरेक्शन में है? वाई एक्सिस में। वाई एक्सिस में यूनिट वेक्टर क्या मानते हैं? जे कैप। तो अगर मैं जे कैप से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो वैल्यू किसकी हो जाएगी? वेक्टर की। तो यही आप फर्क समझिए, आई कैप जब तक नहीं लगा है वो सिर्फ अमाउंट है, जब यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर देते हैं वो वैल्यू किसकी बन जाती है? वेक्टर की।
राइट? तो ये निकालना भी बहुत इजी था, बट यूनिट वेक्टर के बिना ये हम लोग नहीं कर सकते थे, राइट? अब ध्यान से देखिएगा, अब इस ट्राइंगल में लेट्स अप्लाई ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन. तो अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, सी फर्स्ट वेक्टर, इसके हेड से सेकंड वेक्टर, फर्स्ट का टेल सेकंड का हेड, ये वेक्टर रिजल्टेंट हुआ कि नहीं हुआ? यानी ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग मैं क्या बोल सकता हूं कि वेक्टर ए इन दोनों वेक्टर्स का सम है, यानी मॉड ए कॉस थीटा आई कैप प्लस मॉड ए साइन थीटा जे कैप. तो ये वेक्टर इन दोनों वेक्टर्स का सम है, तो इसका मतलब ये दोनों वेक्टर क्या हुए? कंपोनेंट्स हुए. तो ये जो मैंने दो वेक्टर ढूंढे थे, एक एक्स एक्सिस में ढूंढा था, एक वाई एक्सिस में ढूंढा था, ये दोनों का सम करेंगे तो वेक्टर ए मिलेगा. इसका मतलब ये दोनों इस वेक्टर ए के क्या हुए? पार्ट्स हुए, यानी कंपोनेंट्स हुए. मतलब एक वेक्टर कौन से, एक कंपोनेंट कौन से डायरेक्शन में है? एक्स एक्सिस में. तो इसको बोलते हैं कौन सा कंपोनेंट? एक्स कंपोनेंट. ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो कंपोनेंट है, ये कौन से डायरेक्शन में है? वाई एक्सिस में. तो इसको क्या बोलते हैं? वाई कंपोनेंट. सो हम एक वेक्टर को रिजॉल्व कर रहे हैं दो कंपोनेंट्स में, एक एक्स में और एक वाई में. तो एक एक्स कंपोनेंट है और एक वाई कंपोनेंट है, राइट? अब ध्यान से देखिए, ये जो मॉड ए कॉस थीटा है और ये जो मॉड ए साइन थीटा है, ये बेसिकली नंबर्स हैं. देखिए, ये जो मॉड ए कॉस थीटा है और ये जो मॉड ए साइन थीटा है, ये लेंथ थी, ये नंबर्स हैं. तो इसको मैं मान लेता हूं ए एक्स. मॉड ए कॉस थीटा को ए एक्स मान लेते हैं, मॉड ए साइन थीटा को ए वाई मान लेते हैं. ए एक्स क्यों? क्योंकि वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, ये वाई क्योंकि वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग है. तो वेक्टर ए को कैसे लिख देंगे? एज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप. जहां पे ए एक्स और ए वाई क्या है? नंबर्स. और ये ए एक्स और ए वाई किसकी वैल्यू है? कंपोनेंट्स की वैल्यू. सी, मॉड ए कॉस थीटा क्या है? ये कंपोनेंट का वैल्यू है, अमाउंट है. मॉड ए साइन थीटा क्या है? वाई कंपोनेंट की वैल्यू है. तो ए एक्स और ए वाई क्या हुए? ये कंपोनेंट्स ही तो हैं एक्स और वाई में. तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां पे मैंने एक वेक्टर को एक्स और वाई कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लिया है, यानी एक वेक्टर को मैंने तोड़ दिया उसके दो पार्ट्स में, एक पार्ट एक्स में और एक पार्ट वाई में. तो ये यहां तक मुझे फाइनली पहुंचना था. ये है वो रिप्रेजेंटेशन जिसकी हम लोग बात कर रहे थे कि एक वेक्टर को हमेशा इस तरह से शो करते हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप के फॉर्म में. के कैप अभी आगे दिखाऊंगा कैसे आएगा. तो कोई भी वेक्टर को ऐसे लिखा जा सकता है, यानी आई कैप और जे कैप के टर्म्स में लिखा जा सकता है. और आई कैप के पहले जो लिखा होगा वो क्या होगा? एक्स कंपोनेंट. जे कैप के पहले जो लिखा होगा वो वाई कंपोनेंट. तो आपको अब कोई भी वेक्टर मिलेगा ऐसा ही मिलेगा, यानी आपको कोई वेक्टर मिलेगा जैसे 2i कैप प्लस 3j कैप. तो आई कैप के पहले जो लिखा होगा, समझ जाइए, वो एक्स कंपोनेंट है. जे कैप के पहले जो लिखा है वो वाई कंपोनेंट है. तो ये वेक्टर वो है जिसका एक्स कंपोनेंट कितना हुआ? 2, वाई कंपोनेंट कितना हुआ? 3. तो ये है वो रिप्रेजेंटेशन जहां तक हमको पहुंचना था कि एक वेक्टर को लिखते कैसे हैं. एक वेक्टर को यूनिट वेक्टर के टर्म्स में लिखते हैं, यानी आई कैप, जे कैप, के कैप के टर्म्स में लिखते हैं. और ये जो दो हैं ये कंपोनेंट्स हैं, ये है एक्स कंपोनेंट, ये है वाई कंपोनेंट. और वैल्यू याद रखेंगे, एक्स कंपोनेंट की वैल्यू कितनी है? मॉड ए कॉस थीटा. वाई कंपोनेंट की वैल्यू कितनी है? मॉड ए साइन थीटा. जहां पे थीटा क्या है? जो उस वेक्टर ने एक्स एक्सिस से
एंगल बनाया, और वाई कंपोनेंट को सी मैं ऐसे भी शो कर सकता हूं, यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं और ये वेक्टर देखा जाए तो ये दोनों वेक्टर इक्वल हो जाएंगे। देखिए सेम लेंथ, सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन, तो ये भी तो y कंपोनेंट हुआ, तो जो ये है वही ये है। तो एक वेक्टर को मैंने दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक किया है, यानी इस वेक्टर के दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कौन से हैं, एक x में और एक y में। तो ऐसे हर वेक्टर को हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं। तो मैंने जब परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक किया तो मुझे कितने मिले, दो कंपोनेंट्स मिले। दो इसलिए मिले क्योंकि ये 2 डायमेंशनल वेक्टर है। 3 डायमेंशनल वेक्टर्स होते हैं जिनके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक x में, एक y में, एक z में। तो एक वेक्टर को अगर परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक करना है तो वो मैक्सिमम 3 हो सकते हैं। सी ऐसे में किसी वेक्टर को इनफाइनाइट कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकता हूं। अ वेक्टर कैन हैव इनफाइनाइट कंपोनेंट्स, बट परपेंडिकुलर कितने हो सकते हैं, तो 3 डायमेंशनल अगर वेक्टर है, मैक्सिमम कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर कैन बी ओनली 3। 2 डायमेंशनल है, मैक्सिमम परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कैन बी 2। तो ये हम लोग अभी इसको आगे समझेंगे। मैं अभी बता दे रहा हूं कि 3 डायमेंशनल वेक्टर के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, वो मैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिखाऊंगा आपको, डायग्राम ड्रॉ करके, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कि कैसे एक 3D वेक्टर के 3 कंपोनेंट्स आते हैं। तो फिलहाल इस टॉपिक में हमको यह सीखना था कि एक वेक्टर को लिखा कैसे जाता है। ऐसे लिखा जाता है आई कैप जे कैप के टर्म्स में, और आई कैप के पहले जो नंबर लिखा है वो उसका एक्स कंपोनेंट है, जे कैप के पहले जो नंबर लिखा है वो उसका वाई कंपोनेंट है। आई होप यहां तक बात क्लियर होगी। इसके आगे जो हम लोग कंटिन्यू करेंगे, अब इस रिप्रेजेंटेशन के ऊपर बात करेंगे कि 2D वेक्टर कैसा होता है, 3D वेक्टर कैसा होता है, एक वेक्टर के कंपोनेंट्स x और y में कैसे निकाले जाते हैं। तो वेक्टर कैसा भी हो उसको मैं हमेशा 2 परपेंडिकुलर या 3 मैक्सिमम परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकता हूं, और उसकी वैल्यू क्या होगी, तो बेसिकली x कंपोनेंट और y कंपोनेंट, इसकी वैल्यू क्या होती है, ये मैं आपको अलग अलग वेक्टर को ब्रेक करके सिखाऊंगा कैसे कैलकुलेट करते हैं।